Hello everyone. So we have lot of problems concerning environment today. Our mother earth is facing lot of issues emanating from the human anthropogenic activities that we are doing, we are indulging in, like urbanization, industrialization. इससे हो क्या रहा है कि ऐसा irreversible decline, irreversible devastation हो रही है हमारे नेचर की। तो कैसे हम अपने नेचर को बचा सकते हैं, इसका एक आंसर है, उसका नाम है ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है जो हमारे नेचर को बचाए और उसको बढ़ाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड करे। तो ग्रीन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, ऐसी जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स हमें लेने चाहिए, और वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेजर्स इज ग्रीन बॉन्ड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड न्यूज़ कवर करेंगे, वो है किगाली अग्रीमेंट के बारे में। सो किगाली अग्रीमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रेटिफाई कर दिया है, विच मीन्स अब हम इस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो देखेंगे इस अग्रीमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंडिया ने रेटिफाई किया है और इसका बेनिफिट हमारे देश को और दुनिया को क्या होगा। और लास्ट न्यूज़ आज कवर करेंगे वो है कदवर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। ये एक फॉरेस्ट रिजर्व था जो न्यूज़ में रहा, इसके अंदर एक एनिमल स्पीशीज मिलती है स्लेंडर लॉरिस। तो स्लेंडर लॉरिस के बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आपको ड्रीम आईएएस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये सारी वीडियोस एंड तक देखिएगा, बिकॉज आप जब इसको एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा ये तीनों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहली न्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ कवर करेंगे वो है हमारा ग्रीन बॉन्ड्स। तो पहले मैं कंटेक्स्ट आपको बता देता हूं कि क्यों ये ग्रीन बॉन्ड्स न्यूज़ में था। देखिए इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज एक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन है, एक थिंक टैंक है, उसका नाम है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। उसकी एक सब्सिडरी है सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस। इनकी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया ने जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने ऑलमोस्ट 26,300 करोड़ ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो इशू किए हैं ड्यूरिंग जनवरी टू जून दिस ईयर। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स में जो है वो सारा का सारा बढ़ता जा रहा है जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। तो बिफोर डिस्कसिंग ग्रीन बॉन्ड्स लेट मी शो यू सम वेरी रॉन्ग पिक्चर्स और हार्ड पिक्चर्स। तो देखिए हम अपने मदर अर्थ को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में जा रही हैं और इससे जो है बहुत नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो कैसे डिफॉरेस्टेशन जो है हमारे नेचुरल सिंक्स को ख़त्म कर रहा है और अगेन क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशंस को एक्सेसरबेट कर रहा है। और लास्टली देखिए पोल्यूशन जो हम अपने वाटर बॉडीज़ का और पॉन्ड्स का और वेटलैंड्स का कर रहे हैं, जिससे हमारे वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और ये हमें ही अफेक्ट करता है, आके हमारे फ्लड्स बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो ऐसे हमारी जो मदर अर्थ है उसको काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब इस पूरी चीज़ का सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये हो सकता है कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और पैरेलली वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएं। तो एक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट होती है कि अगर हम इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट, हमारी एनवायरनमेंट इफेक्ट होती है, और जब हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है इफेक्ट होती है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है एक मिडल ग्राउंड, जिसके अंदर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ग्रीन प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक प्रोजेक्ट हो सकता है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स अगर करें तो हमारी एनवायरनमेंट और हमारी इकोनॉमी दोनों बच सकती हैं। जैसे सोलर प्लांट्स हो गए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि विंड एनर्जी प्लांट्स हो गए, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स हम कैरी कर सकते हैं, जैसे हम अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं, हम अपने जो अप्लायंसेज हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पता है कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स, अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो ये ना जस्ट हमारे एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन एक डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, डिफरेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट करेगा। इसके अलावा आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। आज हमारे देश में इतनी वेस्ट जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम ये सारी वेस्ट की मैनेजमेंट करनी शुरू कर दे तो एक तो हमें जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन इकोनॉमी के हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और ये मिडिल ग्राउंड अचीव कर सकते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमें चाहिए पैसा, अब हमें चाहिए कैपिटल, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं या ट्रेडिशनल जो हमारे शेयर मार्केट्स हैं या ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर फॉर सम रीजंस जो है वो पूरे इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने, अकेली इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, दुनिया की डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया है ग्रीन बॉन्ड्स का। अब ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि ग्रीन बॉन्ड्स ऐसी कंपनी, जैसे कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी, या कोई एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट कर रही है कोई कॉर्पोरेट, वो ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी मार्केट के अंदर, और जो भी इस ग्रीन बॉन्ड को सब्सक्राइब करेगा यानी कि इसको खरीदेगा, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, उसका जो पैसा होगा, वो कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालेगी जो हमारे देश, हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कोई सोलर कंपनी है, सोलर पावर प्रोडक्शन की कंपनी है, वो ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी और वो जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में डालेगी ताकि वो सोलर पावर को और एक्सपैंड कर सके। तो ये बेसिक जो है इसका लॉजिक है ग्रीन बॉन्ड्स का। अगर हम देखते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बॉन्ड्स हैं, ऐसा पैसा है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जाएगा जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। नाउ इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी, जैसे मैंने आपको बोला। अब बैंक लोन्स का ऑल्टरनेटिव हो सकता है ग्रीन बॉन्ड्स। Also an effective tool in driving down the cost of capital and reducing asset liability mismatches, जो बहुत बढ़ता जा रहा है हमारे बैंक्स के अंदर। फिर ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेंगे ये ग्रीन बॉन्ड्स। और लास्टली ये कल्चर ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे बॉन्ड्स आएंगे तो लोगों में भी ये अवेयरनेस जनरेट होगी कि हम उस बॉन्ड को खरीदें जो बॉन्ड हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, जो पैसा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, मैंने जैसे आपको बताया, ये इक्विटी नहीं है, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और डेफिनेटली एक मैच्योरिटी के बाद में आपकी जो प्रिंसिपल है वो आपको वापस मिल जाएगी। और डेफिनेटली ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इरिगेशन मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, और डेफिनेटली हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पैसा का सारा जो है वो चला जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, माइलस्टोन देख लें। देखिए सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जो था वो 2007 में इशू किया गया था। तो 2007 में पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। और अगर मैं आपको छोटा सा एक मतलब एक हाईलाइट बताऊं तो यूरोप एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे मैक्सिमम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो है वो कवर किए जाते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स का पूरा प्रोजेक्ट भी यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड 2007 में इशू किया। उसके बाद इसकी मार्केट बढ़ती गई और अगर आप देखो 2015 तक ये मार्केट $100 बिलियन को क्रॉस कर गई थी, यानी कि $100 बिलियन क्यूमुलेटिवली ग्रीन जो बॉन्ड्स हैं उसमें एक्यूमुलेट हो गए थे। इसके बाद देखिए 2016 में पोलैंड एक ऐसा देश बना जिसने पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया, मतलब सरकार ने ये ग्रीन बॉन्ड इशू किया और जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता था तो गवर्नमेंट उसके बेसिस के ऊपर ग्रीन प्रोजेक्ट्स कवर करती थी। उसके बाद फ्रांस भी मार्केट में आया, फिजी मार्केट में आया जो हमारे पैसिफिक ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और इवन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। इंडिया भी 2015 और 16 के अराउंड ही इस मार्केट में एंटर हुआ था। फिर 2018 में अगर आप देखो तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी ये इंडोनेशिया और आपका बाकी जगह जो बाकी जो एरियाज हैं वहां पे भी ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो इशू करने शुरू किए, और नीदरलैंड जो है उसके बाद वहां पे आया। और लास्टली अगर आप देखो तो 2020 में
ग्रीन बॉन्ड्स की जो मार्केट है दिसंबर 2020 तक ये $1 ट्रिलियन को हिट कर चुकी है, यानी कि जो 807.2 मिलियन डॉलर से स्टार्ट हुआ था, आज वो मार्केट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब है कि ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो चलिए सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। ये आ रही है किगाली अग्रीमेंट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये अग्रीमेंट क्या है। रवांडा की कैपिटल है किगाली। पहले मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे दूं, एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर इंडिया भी इसका एक मेंबर था, और ये जो अग्रीमेंट है किगाली का, ये अग्रीमेंट या ये अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर की गई है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मैं हिस्ट्री अगर आपको बताऊं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मदर अर्थ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम 1980s और 1990s और 2000 में फेस करनी पड़ रही थी। 1980s से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और ये प्रॉब्लम का नाम है ओजोन डिप्लीशन। तो आप जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे 1980s और 70s और आगे जब हम गए 1990s तक, तो कैसे हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही थी। अब ओजोन की डिप्लीशन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर ओजोन खत्म हो जाएगी तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी और हमें काफ़ी नुकसान, हेल्थ और एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर्स थे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स, ये सारे इकट्ठे होते हैं कनाडा में और वहाँ पे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करते हैं। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कन्वेंशन होती है वियना कन्वेंशन, उसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया जाता है और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये बोलते हैं कि हम जितने भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उसको हम बिल्कुल फेज आउट कर देंगे अपने एनवायरनमेंट में से। तो ये प्रोजेक्ट करते हैं और इसलिए इसमें बेसिकली देखा गया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है कि जितने भी हेलो कार्बन्स हैं, हेलो कार्बन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या अदर एग्जांपल्स ऑफ सच कार्बन्स, ये मैक्सिमम ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? जनरली ये हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन फोमिंग एजेंट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लेकिन ये देखने को मिला कि मैक्सिमम जो यूज़ हो रहा है ऑफ जो हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो हमारे रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो भी काफ़ी ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें फेज आउट करना था। तो फेज आउट करने का मतलब है कि थोड़े टाइम बाद आप इसको निकाल के जो है एनवायरनमेंट से निकाल दोगे। इनफैक्ट आप अपनी इंडस्ट्री से निकाल दोगे, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग से निकाल दोगे और डेफिनेटली आप जो फील्ड में रेफ्रिजरेटर्स गए हैं जिसके अंदर ये अभी भी गैस की तरह यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज है, उसको भी आप रिमूव कर दोगे। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट्स ने फेज आउट किया इन सारे प्रोग्राम्स को और एक अच्छी खबर आई कि 2020 के अराउंड ओजोन जो है वो रिकवर करनी शुरू हो गई। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सक्सेसफुल हुआ जब ग्लोबल लीडर्स एक साथ होते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जब फेज आउट की गई तो इसका रिप्लेसमेंट क्या मिला? इसका रिप्लेसमेंट मिला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जिसके अंदर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना HFC यानी कि HFC एक इसका रिप्लेसमेंट मिला। तो अगर हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए आप 1950 से शुरू हुआ और कैसे 1960s तक बढ़ता गया और 70s तक इसकी मात्रा देखो कितनी बढ़ गई, फिर ये रिडक्शन शुरू होगी। उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की भी ऐसी रिडक्शन शुरू हुई, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 1990 से ही बढ़ता जा रहा था बिकॉज ये एज अ रिप्लेसमेंट आप यूज कर रहे थे। अब इसको भी रिड्यूस करना जरूरी था। क्यों? ये क्वेश्चन आता है, इसको रिड्यूस करना क्यों जरूरी था? इसको रिड्यूस करना इसलिए जरूरी था, अगर आप इस इमेज पे देखें तो ये तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जो मैंने आपसे बात की है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। अब वो ग्रीन हाउस गैस है मतलब आपने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा कि चलो ODS ओजोन डिप्लीशन तो नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो तो ग्रीन हाउस गैस है और काफ़ी ज़्यादा हमारे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो इस वजह से अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इवन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन के साथ उसको रिप्लेस कर देना। मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का HFC का जो रिप्लेसमेंट होगा वो सिंपली हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट अब करने की जरूरत पड़ी। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। किगाली अमेंडमेंट में
फेस डाउन करना है क्या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC को फेस डाउन करना है, जिसको है ना कॉमनली नोन एज HFC। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेंज काफी हाई है, फ्रॉम 12 to 14,000। और इस वजह से अगर हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ऐड कर देते हैं और इसकी ग्रेजुअल रिडक्शन की बात करते हैं, तो टाइमलाइन जो है वो डिफाइन हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर वाई हम इस पर्टिकुलर चीज को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डाल रहे हैं, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। इसका रीजन ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बाकी जो अग्रीमेंट्स क्लाइमेट चेंज के लिए हो रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स हैं। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये जो प्रोटोकॉल था ये यूनिवर्सल था और लीगली बाइंडिंग था ऑन एवरीवन। लेकिन जब हम क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं है और वो यूनिवर्सल नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट टारगेट्स लगा सकती हैं और वो अगर अचीव नहीं भी करती तो उसके ऊपर कोई ऐसी सैंक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं लगती। तो इस वजह से इन्होंने स्मार्टली कहा कि क्यों ना HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही डाल दिया जाए। उससे होगा क्या कि क्योंकि सबके लिए ये लीगल अग्रीमेंट है और यूनिवर्सल है, तो एवरीवन विल ट्राई टू फेज आउट। तो ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कि इसको हम उसके अंदर डालेंगे। आगे देखते हैं अग्रीमेंट बेसिकली क्या है। इस अग्रीमेंट के अंदर आपकी 3 पार्टीज जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। सो आपने डेवलपर, डेवलपिंग और 3 पार्टीज में आपने डिवाइड किया है। पहली है डेवलप कंट्रीज, जहां पे यूरोपियन नेशंस और US, जापान ये सारी आ जाती हैं। दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना जो इमर्जिंग नेशंस है, और जैसे इंडिया जो है वो 3rd लेवल पे हमने रखा है। इसको डिफाइन करने का रीजन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टू द लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड देन अ लिटिल रिजिडिटी एंड उसके बाद पूरी रिजिडिटी। इसके बाद आप देखो जैसे बेसलाइन अगर हम देखते हैं तो 2011-13 में बेसलाइन थी, यानी कि 2019 में पहली जो कंट्रीज हैं वो फ्रीज कर लेंगी, मतलब पीक कर जाएंगी और बाय 2036 रिडक्शन 85% तक कर देंगी। ऐसे ही 2022 तक जो सेकंड लेवल की कंट्रीज हैं वो 2024 तक पीक करेंगी और उसके बाद 80% रिडक्शन कर देंगी बाय 2045। एंड लास्ट 2024 के अंदर आपकी 2000 है ना जो हमारी 3rd लेवल कंट्रीज हैं वो फ्रीज करेंगी 2028 तक, और 2047 जो इंडिया के टारगेट्स है कि आप 2047 तक जो है वो पूरा HFC का 85% जो है वो मार्केट में से खत्म कर दोगे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम इस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो कमिटेड हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये अग्रीमेंट आज इंप्लीमेंट हो जाता है जो कि एक यूनिवर्सल नेचर का अग्रीमेंट है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि 105 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को हम आज सेव कर लेंगे और इससे जो 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होना था वो नहीं होगा। तो काफी ज्यादा बेनिफिट है किगाली एग्रीमेंट का। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो लास्ट न्यूज कवर करते हैं, ये आ रही है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु आप हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सदर्न स्टेट है, जिसके अंदर तमिलनाडु के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम है कडावुर रिजर्व फॉरेस्ट। और कडावुर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एनिमल मिलता है, एनिमल स्पीशीज मिलती है जो है स्लेंडर लॉरिस। ये प्राइमेट स्पीशीज है और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो 3500 स्लेंडर लॉरिस इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज ये जो है डिमांड कर रहे हैं कि इस रिजर्व फॉरेस्ट को स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए। अब देख लेते हैं, पहले हम थोड़ा स्लेंडर लॉरिस के बारे में देख लेते हैं। देखिए स्लेंडर लॉरिस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक नॉक्टर्नल प्राइमेट स्पीशीज है, एक नॉक्टर्नल प्राइमेट स्पीशीज। तो स्लेंडर लॉरिस एक नॉक्टर्नल का मतलब है रात को जागने वाली ये प्राइमेट स्पीशीज है, सीक्रेटिव है, छोटी स्पीशीज है। और डेफिनेटली जितने भी ट्रॉपिकल सब स्क्रब और डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये मिलती है। आर्बोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहने का मतलब है ट्रीज पे रहना, ट्रीज इनकी हैबिटेशन है, तो आर्बोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वजह से इनकी पूरी जिंदगी जो है ट्रीज पे निकल जाती है। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, वो है कि ये यूरिन जो है वो अपना अप्लाई कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जिससे होता गया अपनी फेस और लिम्स के ऊपर, जिससे होता गया है कि जो इंसेक्ट्स या फिर कोई पेस्ट अगर इनको अटैक करता है तो वो जो है नहीं अटैक करता, क्योंकि यूरिन के अंदर टॉक्सिक्स होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर IUCN की स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इनको लिस्ट किया गया है। क्यों सेंचुरी डेवलप करनी है? बिकॉज हमें इनको बचाना है। क्यों बचाना है? बिकॉज काफ़ी थ्रेट्स हैं इन स्पीशीज़ के। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि स्पीशीज़ को कंसिडर किया जाता है कि स्पीशीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और अनफॉर्चुनेट है जब किसी भी स्पीशीज़ को ऐसे करके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के एंगल से देखा जाता है तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि पोचिंग वगैरह शुरू हो जाती है।
दे आर कैप्चर्ड एंड सोल्ड, उनको बेच दिया जाता है उनको पकड़ के। उसके बाद आप देखोगे कि एनिमल्स को पेट्स की तरह भी रखा जाता है, जिसकी वजह से अगेन इनको इलीगली स्मगल किया जाता है। और फाइनली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है इनको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। जैसे आपको पता है हैबिटेट लॉस हुआ है, अर्बनाइजेशन हुई है उनके एरियाज़ के अंदर, और इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ लाइव वायर्स, जब वो लाइव वायर्स के जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनकी अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाती है। और फाइनली रोड एक्सीडेंट्स भी कुछ रीजंस हैं इनकी डेथ के। तो ये स्टूडेंट्स आज के करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियोस एंड तक देखिएगा। तो इससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक क्लियर कट एनालिसिस मिल जाता है पूरी न्यूज़ का ऑफ द डे। थैंक यू एंड टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग।